कि वो जुडिशरी का बहुत महत्वपूर्ण अंग थे, मगर जुडिशरी पर उनका कोई खास विश्वास नहीं था। और मुझे कई बार उन्होंने डिस्करेज किया कि जुडिशरी में आपको न्याय नहीं मिलेगा। मैं उनको जुडिशरी में जाने के बारे में सलाह पूछता था कि ये मुद्दे पर मैं जुडिशरी में जाने के बारे में सोच रहा हूँ, कि न्याय नहीं मिलेगा। यानी दूसरा जो अगर कोई जज होता तो वो इस तरह की बात नहीं कहता। उन्होंने सही सही बात कही। उन्हीं की वजह से मुझे ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हम जुडिशरी में जाएंगे मगर जुडिशरी पर यकीन करके नहीं जाएंगे। जुडिशरी में इशू लेकर जाएंगे मगर जुडिशरी पर यकीन करके नहीं जाएंगे, विश्वास करके नहीं जाएंगे। ये नया तरीका मैंने डेवलप किया, वो जस्टिस सावंत साहब की वजह से किया। और हमने दूसरा तरीका डेवलप किया कि हम जो इशू जुडिशरी में लेकर जाएंगे वो केवल जुडिशरी से न्याय मिलेगा इस यकीन के साथ नहीं, तो हम लोग उसी इशू को आंदोलन का इशू भी बनाएंगे और जनता को इसके लिए जागृत करके तैयार भी करेंगे और उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। ये दूसरा तरीका हमने सावंत साहब का जो तजर्बा है और वो तजर्बा जो उन्होंने हमें बताया उसकी वजह से हम लोगों ने ऐसी राय बनाई है, हमने ऐसा तरीका बनाया है। ये एक महत्वपूर्ण अप्रोच था, उस अप्रोच पर अभी भी हम कायम हैं। ईवीएम के मुद्दे पर हम कोर्ट में गए मगर आंदोलन में उसको बड़ा इशू बनाया, इसी वजह से। और आज ऐसी परिस्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस लोकुर वो दिल्ली में है, और जो 4 जज थे जो दीपक मिश्रा के विरोध में विद्रोह किया था उसमें से जस्टिस लोकुर एक व्यक्ति थे। तो उन्होंने अभी दिल्ली में ईवीएम के विरोध में स्टैंड लिया और ईवीएम के विरोध में उन्होंने दिल्ली में कुछ इन्फ्लुएंशियल जगाने का काम, इन्फ्लुएंशियल तरीके से जगाने का काम शुरू किया। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हम लोग जो अकेले अभियान चला रहे थे अब अकेले नहीं है। अभी आज मुझे एक और बड़ी खबर मिली कि टाटा इंस्टीट्यूट ने ईवीएम मशीन के विरोध में 5000 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया, और वो 5000 पेज का डॉक्यूमेंट हम जल्दी ही लाने वाले हैं और उसको सार्वजनिक करने के बारे में सोचेंगे। बंगाल में अभी जो चुनाव होने वाला है वो ईवीएम पर ही होगा, तो वहां की भी हमें जानकारी मिली है। ममता बनर्जी ने एक सीक्रेट लेटर चुनाव आयोग को लिखा, उसके बारे में कोई खबर अखबार में आई नहीं है मगर उसकी जानकारी उनके अंदरूनी लोगों के द्वारा हमें उपलब्ध हुई। तो वो लेटर भी हासिल करने के लिए जो चुनाव आयोग को उन्होंने लिखा वो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उसको भी सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि बंगाल में नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की कोशिश है कि वो जो वहां चुनाव जीते। अभी 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उसमें बंगाल और तमिलनाडु प्रमुख है। तमिलनाडु में भी ईवीएम का खतरा बरकरार है। डीएमके को 39 लोकसभा में से लगभग 37 लोकसभा की सीटें उन्होंने जीती, और इस वजह से उन लोगों का यकीन है ईवीएम पर। तो ये तरीका बनाया है बीजेपी ने, कांग्रेस ने, और कि एक बार उनको ईवीएम से फायदा पहुंचाओ, जैसे अखिलेश यादव को पहुंचाया, जैसे मायावती को पहुंचाया। मायावती को एक बार 2007 में
पूर्ण बहुमत दिया, फिर उसके बाद में अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत दिया, और फिर उसके बाद में तीसरी बार बीजेपी को 325 सीटें दी। बोलने के लायक ही नहीं रहे। तो तमिलनाडु में इनके द्वारा करवाया जा सकता है, क्योंकि सरकार में भी वही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में वही है, चुनाव आयोग का भी कंट्रोल होता है, और नरेंद्र मोदी भी उसी के साथ जुड़े हैं। जब चुनाव का रिजल्ट डीएमके के विरोध में आएगा तो डीएमके ईवीएम के विरोध में बोलने लायक ही नहीं रहेगा। क्यों? अगर उसने ऐसा बोला ईवीएम की वजह से हम चुनाव हारे, तो बोलेंगे तुमको तो ईवीएम ने 39 में से 37 सीटें जीती अभी लोकसभा में 2019 में, तो उस समय तो ईवीएम में गड़बड़ नहीं थी, तो बोलने के लिए कुछ जगह नहीं रहेगी। तो मैंने उसी समय ये कई जगह ये कहा कि डीएम को इसमें ट्रैप करने का मामला है, ऐसा हो सकता है। तो सावंत साहब को भी इसके बारे में जानकारी थी, और सावंत साहब को भी हम ईवीएम के बारे में समय समय पर सारी डेवलपमेंट की जानकारी देते रहते थे। उन्होंने भी इसके बारे में स्टैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के द्वारा ये कहना कि भारत के संविधान के ऊपर जो शासक वर्ग है भारत का, वो अमल नहीं कर रहा है, उसको सैबोटेज कर रहा है, अगर यही बात मैं कहता तो उतना महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि मैं तो कह ही रहा हूं। मगर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ने यह कहना कि जो शासक वर्ग है या सरकार चलाने वाले लोग हैं, वो संविधान को सैबोटेज करने का काम कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही, और हमारे पास उसका वीडियो रिकॉर्ड है। इसलिए हम अपने भाषणों में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का रेफरेंस देके ये बात कह सकते हैं। ये बात केवल हम ही नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहे। अभी आप लोगों को याद होगा जस्टिस गोगोई, उन्होंने भी एक बात कही है, वो बात बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि जस्टिस गोगोई ने ही दो बड़े फैसले, एक तो राम मंदिर का फैसला, और सारे अखबार वालों ने विरोध में या समर्थन में राम मंदिर के बारे में बातें की, मगर उसी दौरान जस्टिस गोगोई ने उससे भी बड़ा फैसला ईवीएम के बारे में, ईवीएम के विरोध में दिया। यानी ईवीएम के विरोध में नहीं, उन्होंने शासक वर्ग के या बीजेपी के समर्थन में फैसला दिया, और वो केस कांग्रेस लेकर गई थी। मेरी केस पेंडिंग थी, मेरी केस को पीछे किया, उन्होंने सैबोटेज किया। अभी भी मेरी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में, वो रिव्यू पिटीशन अभी भी है, और अभी जैसे 100% ओपन कोर्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, अभी 40% या 50-60% हुआ है, और 100% जब सुप्रीम कोर्ट ओपन हो जाएगा, उसके बाद 2019 के चुनाव की केस भी हम लोग लेकर जाने का प्लान बना रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं है, मगर मैं दूसरे तरीके से सोचता हूं कि जो मैटर मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा, वही मैटर मैं आंदोलन का इशू भी बनाऊंगा, तो लोगों में ये जागृति फैलेगी। क्योंकि अभी ईवीएम का इशू, मैंने किसान का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के लोगों को मैंने कहा कि तुम्हारी बातें नरेंद्र मोदी सुन नहीं रहा है। उसकी दो बड़ी वजह है। एक बड़ी वजह यह है कि इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका पंजाब और हरियाणा के किसानों की है, उनके पास ऑल इंडिया का संगठन नहीं है। और दूसरी बड़ी वजह, नरेंद्र मोदी ये सोचता है कि तुमको जितना आंदोलन करना है करो, हमारे पास ईवीएम है, जब चुनाव आएगा तो हम ईवीएम से चुनाव जीतेंगे, जब जीतेंगे तो तुम्हारे आंदोलन का प्रभाव जीरो हो जाएगा। और मैं चुनाव जीतने के बाद लोगों को कहूंगा कि किसान लोग मेरे विरोध में जो कह रहे थे
अगर किसानों की बात सही होती तो मैं चुनाव हार गया होता। अब इसके बावजूद भी मैं अगर चुनाव जीता तो किसानों ने ही मुझे चुनाव जितवाया। वो कल ऐसा कहेगा, ये पहले बता रहा हूं, कल ऐसा कहेगा। बंगाल में भी यही कह सकता है। तो किसानों को बंगाल में या कई जगह चुनाव हरवाने के लिए बीजेपी के विरोध में सक्रिय भूमिका लेनी होगी, नहीं तो उनके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। गैर राजनीतिक होने का, गैर राजनीतिक तो हम भी है, गैर राजनीतिक होने का क्या मतलब है? अपने ही हितों के विरोध में कार्य करना, ये कोई गैर राजनीतिक रणनीति नहीं हो सकती। तो ये बहुत सारी बातें अहम हैं जिसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। और सावंत साहब का ऐसे समय में निधन एक बहुत बड़ी घटना में ऐसा मानता। अखबार वालों ने खबरें छापी कि उन्होंने सिद्धार्थ लॉ में पढ़ाई की। बहुत सारे लोगों को सिद्धार्थ लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सिद्धार्थ लॉ का क्या मामला है? लोगों ने सोचा होगा, खबर पढ़ने वाले ने, कोई कॉलेज का नाम होगा। वो बात छुपाई उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा नाइट का लॉ कॉलेज शुरू किया था। उस लॉ कॉलेज में जस्टिस सावंत जब बॉम्बे में जॉब करते थे, शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे वो वहाँ 6 बजे से रात के 10 बजे तक क्लासेस होती थी, वहाँ वो पढ़ते थे और वहाँ पढ़कर वो वकील बने और फिर वो उन्होंने वकालत सीखने के बाद सीखी। ये बातें मीडिया वालों ने बताई नहीं, क्योंकि ये बताने से दूसरा मैसेज आता। ये बताने से जस्टिस सावंत का लिंक जो है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा लिंक जाता, वो ना जाए इसकी खबरदारी ली गई योजना बनाकर। मैं ये बात भी खास तौर पर आपको बताना चाहता हूं, इसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्टिस सावंत साहब ने ही मंडल कमीशन का जजमेंट लिखा, लगभग 700 पेज का। जो मंडल कमीशन का जजमेंट है वो सावंत साहब ने ही लिखा, बाकी जजेस ने तो उनका समर्थन किया, बाकी जजेस ने कुछ लिखा नहीं। एक जस्टिस पांडियन अगर तमिलनाडु का छोड़ दिया जाए तो उन्होंने जजमेंट लिखा, मगर बाकी 9 जज थे, तो 9 जज में से 6 जजेस के लोगों ने जस्टिस सावंत साहब की बात को समर्थन किया। तो इस तरह से महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ उनका जीवन जुड़ा हुआ है, तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के साथ में। एक दृष्टि से जस्टिस सावंत कोकनी थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी कोकनी थे। थोड़ा ये भी एस्पेक्ट है एक इसमें जो जानने समझने की बातें हैं। तो थोड़ा व्यक्तिगत रूप से जस्टिस सावंत साहब को बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति एफेक्शन भी था, तो ये कोकनी होने की वजह से भी दोनों कोकनी थे। जस्टिस सावंत साहब प्रेस काउंसिल के कई 2-3 बार चेयरमैन रहे और उस समय उन्होंने भारत का जो मीडिया है उसके बारे में कई इश्यूज जो है उन्होंने उठाए और उनके अखबार में खबरें छापती थी। वो मीडिया के संबंध में चेयरमैन थे और मीडिया के ही विरोध में उन्होंने कई बार बातें कही। उसके अंदर जो गलत बातें डेवलप हो रही थी, क्योंकि वो उनको समझ में आता था कि ये ब्राह्मण बनिया के कब्जे में मीडिया है, तो उसके विरोध में उन्होंने बहुत बार बोला और मेरे पास उन्होंने कई बार जो है इसके बारे में बातें की। उस समय जब वो प्रेस काउंसिल से विरोध में चेयरमैन थे और विरोध में बोलते थे, उस समय एक और महत्वपूर्ण घटना जो है वो है कि उनके काशीराम जी के साथ दिल्ली में बहुत नजदीकी संबंध थे। जब एक पत्रकार को काशीराम जी ने बहुत झापड़ से मारा था, अब लोगों को याद होगा, और वो मीडिया वाले झापड़ को 6 महीने तक दिखाते रहे, काशीराम जी के विरोध में दिखाते रहे। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि काशीराम जी ने एक पत्रकार को झापड़ मारा और उस खबर को जितना ज्यादा वो हाईलाइट करेंगे उतना ज्यादा काशीराम जी को फायदा होगा, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था।
उनको लग रहा था कि इससे काशीराम जी को नुकसान होगा। काशीराम जी को नुकसान नहीं होगा, उससे उनको फायदा हो रहा था। कैसे? क्योंकि जो व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, उस व्यवस्था को झापड़ मारने का काम अगर काशीराम जी करेंगे तो जो व्यवस्था के पीड़ित लोग हैं उनको तो खुशी होगी। हम लोगों को तो बड़ी खुशी हुई थी, इसलिए उसको झापड़ मारा। वो झापड़ मारने की क्या वजह थी? कि जो बीजेपी के साथ जो मुख्यमंत्री पद के लिए जो डायलॉग होता था, वो डायलॉग वो जो गुप्ता है वो अंदर घुसकर जबरदस्ती से वो जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था, उस वजह से उसको झापड़ से मारा। एक मर्यादा के आगे पत्रकारों को, अगर आप किसी नेता से जानकारी चाहते हो तो उसको आप सवाल पूछ सकते हो, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो ऐसा करने की कोशिश करने की वजह से उसको उन्होंने पीटा था। उस दौरान एफआईआर वगैरह करने की कोशिश हो गई थी। तो जस्टिस सावंत साहब ने काशीराम जी को, मतलब काशीराम जी जस्टिस सावंत को जाकर मिलने के बजाय प्रेस काउंसिल के चेयरमैन थे, वही उनको जाकर के मिले और मुझे अंदरूनी जानकारी मिली कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको देख लूंगा। और उन्होंने इसमें मदद की और काशीराम जी ने कहा कि मेरे खिलाफ एफआईआर करना है, करो, मैं देख लूंगा। तो इस तरह से उनका इस मूवमेंट के साथ में, जैसे अभी विलास ने कहा कि उनको सावंत साहब को मालूम है हमारे देश भर का जो नेटवर्क है, संगठन का जाल है, ये किसी के पास नहीं है। एक हमारी मूवमेंट है, उससे वो रिलेटेड है। ये भी एक बात मैं खास तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। जस्टिस सावंत साहब का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है कोस्टल एरिया का, तो उनके पिता या उनके घर के जो लोग थे, उनका संबंध सत्यशोधक आंदोलन से था। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी है कि नहीं मालूम नहीं। और इस वजह से शेतकरी कामकरी पार्टी से उनका संबंध था। और शेतकरी कामकरी पार्टी ये सत्यशोधक आंदोलन से पैदा हुआ राजनीतिक दल था। ये एस्पेक्ट भी मैंने पेपर में पढ़ा, मगर वो बातें सामने आई नहीं। जो बॉम्बे में एक शिवाजी मंदिर, एक बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है, उसको बनाने में भी सावंत साहब का लीडिंग रोल था। जगह हासिल करने से लेकर वो ट्रस्ट जो बनाया गया था उसमें उनका रोल था। और एकदम शुरू में जब कुछ भी नहीं था, जमीन भी नहीं थी, जमीन हासिल करने से लेकर बांधने तक उनका बड़ा रोल था। वो आज वो बड़ा सेंटर बना हुआ है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिस्टोरिकल कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में भी वो हमेशा संवेदनशील होते थे। जैसे विलास ने बताया, एक बार मुझे भी उन्होंने एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के बारे में बहुत अहम जानकारी दी। वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अभी इस मौके पर उसको बोल देना चाहता हूं। वो जानकारी ये थी कि ये जो साईं बाबा है उसके बारे में उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आए थे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे जस्टिस सावंत साहब के पास। और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है उनके पास थे, तो किसी को मालूम हो गया होगा, तो उनको वो उसकी जेरॉक्स कॉपी देना चाहते थे, ओरिजिनल अपने पास रखकर। तो उन्होंने एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस को, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसको जेरॉक्स निकालने के लिए दिया। और वो जो जस्टिस है वो साईं बाबा जी जिले में उसका मंदिर है, उसी जिले का जस्टिस है वो। इतना पर्याप्त हो गया आपको समझने के लिए कि वो कौन है। वो जेरॉक्स कॉपी बनाने के लिए दिया उसने। जेरॉक्स लाकर तो नहीं दिया सावंत साहब को, बोला वो गायब हो गया, गायब कर दिया, ओरिजिनली गायब कर दिया। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता है कि ऐसा एक मामला है, एक अखबार में या एक मैगजीन में
और साईं बाबा के संदर्भ में 2-3 आर्टिकल किसी ने तो भी लिखे थे और हमने इस पर लिखा भी था। तो उसके बारे में उनसे चर्चा करने के लिए मैं गया था। तो वो चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरे पास भी कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे कि वो पेशवा, ये जो साईं बाबा ये पेशवा के खानदान के लोग हैं, ऐसा वो बता रहे थे। उनका संबंध पेशवा खानदान से, और ब्राह्मणों ने ही उसको भगवान बनाया। ब्राह्मणों के अलावा और उसका प्रोपेगेंडा किसी ने नहीं किया, तो उन्होंने उसको बनाया। और अभी बहुजन समाज के लोग देख रहे हैं। शुरू में वो सारे ट्रस्ट में ब्राह्मण लोग थे, अभी एक भी ब्राह्मण नहीं। अगर बुना का वो जो दगड़ू हलवाई वाला गणपति ब्राह्मणों का बनाया हुआ, अभी ब्राह्मण नहीं है। सारा बहुजन समाज के लोग देख रहे कि अब तुम गधे बनो, तुमको जो अब तुम गधे बन रहे हो तो तुम ही संभालो, तुम ही करो। अब तो वो सारा का सारा हमारे लोग देख रहे, सारा मैनेजमेंट सब कुछ उन्होंने शुरू करवाया, मगर अभी वो सारे सारा हमारे लोग देख रहे। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो गायब कर दिया गया। डॉक्यूमेंट के संबंध में वो बड़े संवेदनशील थे। एक डॉक्यूमेंट के बारे में अभी विलास ने आपको बताया कि वो पेशवाओं की जो नाजायज औलाद थी उसके बारे में उनके पास कोई जानकारी थी। वो जानकारी उन्होंने हमें बताई थी और कहा था कि वो ढूंढो, आपको वो अत्रे की किसी किताब में मिलेगी। तो हमने वो ढूंढ के निकाला और फिर उसको पब्लिश किया। नहीं तो साला गायब हो जाएगा, तो हमने डॉक्यूमेंट करके रखा। तो क्योंकि ब्राह्मण लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों का पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, जागृति बढ़ रही है, तो ब्राह्मणों के जो पुराने लिखे हुए धर्म ग्रंथ है उसमें 2 चेंजेस आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूं। जो तुलसीदास की रामायण है, वो रामायण में ओरिजिनल तो वाल्मीकि की है, मगर उसके 22 संस्करण है, यानी 22 रामायण अलग अलग लोगों ने लिखे कई भाषाओं में। तो एक तो अवधी भाषा में भी है, ये जो तुलसी रामायण है तुलसीदास ने लिखा, वो अवधी में है, क्योंकि ये जो लखनऊ का एरिया है उसको अवध बोलते हैं, और उसमें जो बोली बोली जाती है उसको अवधी बोलते हैं। पटना में जो बोली जाती है, पटना ये मगध एरिया है, तो उसमें बोली जाती तो मगही, तो वो शुद्ध भाषा में कहा जाए तो मगधी, मगर वो मगधी में उसका उच्चारण मगही कहते हैं। तो उस तरह से वो जो तुलसीदास ने जो रामायण लिखी, तो उस रामायण में उन्होंने ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, ढोल गवार शूद्र। तो अब क्या किया उन्होंने, ये गोरखपुर वाला वो पब्लिश करता है ढोल गवार शूद्र। ये मैंने अभियान चलाया था कि शूद्र का मतलब ओबीसी होता है, शूद्र का मतलब अछूत नहीं होता है। अछूत और शूद्र में फर्क है। ये मैं ही पहला आदमी हूं जिसने सारे देश भर में विस्तार से सबूतों के साथ बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने शूद्रों के लिए ग्रंथ लिखा, हु वेर द शूद्रा, और अछूतों के लिए अलग ग्रंथ लिखा कि अछूत अलग है और शूद्र अलग है। तो ये अभी क्या किया, वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जब मैंने शूद्र के बारे में कहा कि ये तो ओबीसी के विरोध में लिखा हुआ है, तो ब्राह्मणों को लगा अरे 52% लोग इसके विरोध में हो जाएंगे तो फिर तो भगत कौन रहेगा, भगत कोई रहेगा नहीं। तो जल्दी ही उन्होंने अगला एडिशन निकाला, ढोल गवार शूद्र के जगह हरिजन डाला, ढोल गवार शूद्र के जगह शूद्र निकाल दिया, हरिजन डाला। अब हमारे पास ओरिजिनल पुराना भी है शूद्र और हरिजन वाला भी है, 2 एडिशन हमारे पास। अब हरिजन वाला भी एडिशन है, गोरखपुर ने पब्लिश किया, और शूद्र वाला भी एडिशन है। तो ब्राह्मण कैसे बदमाशी कर रहे हैं उसका सबूत हमारे पास डॉक्यूमेंट्री है। तो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं कि उनके पुराने जो धर्म ग्रंथ है उनमें जागृति फैलने की वजह से वो उसमें आज, क्योंकि उनके नियंत्रण में है ग्रंथ, और रिप्रिंट करने का काम उनके नियंत्रण में है,
तो उसको संपादन करने वाले जो लोग हैं वो उनके ही लोग हैं, तो उसमें वो संपादित करते हुए चेंज कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरे पास, मैंने, हमारे आरसी शंकर साहब का मृत्यु हो गया, वो विलास को बताने के लिए मैंने वाल्मीकि रामायण में 2 श्लोक ये बुद्ध के विरोध में। अब बाद में विलास ने ढूंढ के निकाला कि ऐसे बहुत सारे 16 रेफरेंस है, मगर आरसी शंकर ने मुझे बताया था 2 संदर्भ। तो मैंने कहा वो पन्ना भेजो, तो उन्होंने वो पन्ना निकाल के जेरॉक्स करके मुझे भेजा। तो उसके बाद संस्कृत में लिखा था और फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी उसमें छपा था। तो जो संस्कृत में लिखा था उसमें बुद्ध शब्द पढ़ते वक्त बुद्ध शब्द दिख रहा था, ट्रांसलेशन में बुद्ध शब्द ही नहीं दिखता था। तो समझ में आ रहा था कि ये लोग एक तो बदलाव भी कर रहे हैं, दूसरा ट्रांसलेशन में खबरदारी ले रहे हैं कि ये ट्रांसलेशन में लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में लोगों को समझ में आएगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, ट्रांसलेशन लोग पढ़ेंगे। तो बहुत सारी अहम बातें हैं और इसकी जानकारी जो है हमें होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में सावंत साहब बहुत विजिलेंट थे, बहुत संवेदनशील थे। तो क्योंकि कोई भी आदमी संवेदनशील नहीं हो सकता, उनके पास में दृष्टि हो तो ही वो संवेदनशील हो सकता है। राम मंदिर के बारे में जब हमारा अप्रोच उनको पता चला, तब उन्होंने उनको कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने 2.77 का जजमेंट दिया, अभी वो लोग चेंज नहीं करेंगे, वही लोग बैठे हुए उधर, वो चेंज नहीं करेंगे। आप रिवीजन के लिए जा सकते हो मगर वो चेंज नहीं करेंगे, उसमें बदलाव नहीं करेंगे। मगर जो दूसरा जो 67 एकड़ की जगह है, वो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया, वो तो भारत सरकार के नियंत्रण में जगह है और वो जगह वो राम मंदिर ट्रस्ट को वो दे रहे हैं, उसकी दे दी। वो जगह के बारे में जो बुद्धिस्ट लोगों के मॉन्यूमेंट्स उसके अधीन नीचे जमीन में छुपे हुए हैं, उसके बारे में आप कोर्ट में जाओ, वो अलग मामला है, वो अलग इशू है। एकदम माइक्रो लेवल पर उन्होंने ये सलाह दी, मगर वो लॉकडाउन के दौरान वो सारी बातें हो रही थी, तो वो मुद्दा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट 100% ओपन हो जाएगा, वो केस हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाए, वो लोग बैठे हुए हैं, मगर इसको आंदोलन का भी इशू बनाया जाएगा। एक इशू सुप्रीम कोर्ट में, एक इशू आंदोलन का। और जैसे जैसे हमारे लोगों का जागरण बढ़ेगा, आंदोलन की ताकत बढ़ेगी, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे लोगों की ताकत बढ़ेगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी आने वाले समय में। और जब ऐसे होगा तो ऐसे सिचुएशन में निश्चित रूप से भविष्य में उसमें जो परिवर्तन लाने की बात है वो लोग हम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह सावंत साहब के द्वारा हमको दिया गया था। मैं इस संबंध में सावंत साहब के मेमोरी में जो कुछ मुझे याद था, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। व्यक्तिगत उनके हमारे संबंध थे और अभी हम लोगों को एक बहुत डिफ़िकल्टी है कि इस तरह का लीगल एक्सपर्ट आदमी अभी इस इतने ऊंचे लेवल का अभी हमारे पास नहीं है सलाह देने के लिए, क्रिटिकल सलाह देने के लिए। तो अभी हमारे सामने हमेशा संकट आएगा, उसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से कोई सही सलाह देने वाले लोगों को हम ढूंढेंगे और लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि ये आंदोलन करता ही व्यक्ति थे, आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे और वो भी ये चाहते थे कि जो बदलाव देश में हो रहा है उसके विरोध में हमारे संगठन के द्वारा आक्रामक स्टैंड लिया जाए। तो ये उनकी जो इच्छा थी उसके लिए हम काम करेंगे। इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम से भाग मुक्ति मोर्चा, संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा। साथियों, मेश्राम साहब ने बताया कि संगठन को चलाते वक्त जो अलग अलग तरह की जो कानूनी समस्याएं संगठन के सामने खड़ी होती थी, तो उस समय कानूनी जो पेच है उससे निकालने के लिए, जो समाधान समस्या है उसे समाधान करने के लिए सावंत साहब के द्वारा हर समय गाइडलाइन देने का काम हुआ, मार्गदर्शन करने का काम हुआ।
इसकी वजह से संगठन का जो गति है गति बढ़ी। बहुत सारी जानकारी मिश्राम साहब ने आपको दी है, विशेष तौर पर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आज की जो शोक सभा है उसका धन्यवाद के लिए नंदताई लोखंडे मैडम लहुजी क्रांति मोर्चा, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आज की जो